सुमिच, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार की चर्चा तो हम लोग रोज करते ही करते हैं। आज चर्चा करेंगे विपक्ष की। विपक्ष कहाँ है, क्या कर रहा है, और विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत ही मजबूत होना चाहिए, इसके पक्षधर हम लोग रहे हैं। देखिए, विपक्ष की जब चर्चा करेंगे तो राजद की चर्चा करेंगे, कांग्रेस की चर्चा करेंगे और जनसुराज की चर्चा करेंगे, क्योंकि जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने एक नया आश्रम बनाया है। पटना का डेरा उन्होंने खाली कर दिया है। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत राजद से ही करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव कभी कभी प्रकट तो हो ही जाते हैं, सड़क पर नहीं होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के सामने प्रकट होते हैं। लेकिन विपक्ष को जिस ताकत के साथ सड़कों पर होना चाहिए, कई मुद्दे हैं जो विपक्ष छोड़ रहा है। यदि आपको लगता है कि बिहार में अपराध बढ़ा है, महिलाओं के साथ ज्यादतियां बढ़ी हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो आपको सड़क पर होना चाहिए। देखिए, नित इतना बड़ा मसला जिसे कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी एक वीडियो के बाद छोड़ दिया। पूरे देश के 23 लाख परीक्षार्थी और उनका परिवार, यदि जोड़ ले एक परीक्षार्थी के परिवार में 4 लोग, तो 1 करोड़ से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए। तो उस मुद्दे को भी, इतना बड़ा मुद्दा छात्रों के हित में और सरकार के खिलाफ, सरकार की कमजोरियों के खिलाफ, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की। खैर, इन मुद्दों की चर्चा करेंगे ही करेंगे। विपक्ष मतलब राजद सबसे बड़ा। देखिए, कितनी सीटें आई, बार बार क्या बताएं कि 25 सीटों पर ही सिमट गए, लेकिन आगे आने वाले महीने में बिहार विधान परिषद का चुनाव है। 10 सीटों पर पूर्णकालिक चुनाव है। एक निशांत कुमार की, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार की सीट खाली हुई है, वहां उपचुनाव होंगे, तो नीतीश कुमार की सीट पर निशांत कुमार चले जाएंगे। लेकिन 10 सीटों में वोटों का जो हिसाब है, उसमें एक सीट विपक्ष को मतलब राजद को मिलना चाहिए। 25 वोटों का हिसाब बैठता है, लेकिन इसके लिए भी तेजस्वी यादव को मेहनत करना होगा, क्योंकि राज्यसभा में 25 से घटकर 24 हो गए, फैसल रहमान गायब हो गए थे और एनडीए की तैयारी ऐसी दिख रही है कि कुछ और विधायकों को गायब करा दे। अब तो परंपरा चल आ रही है कि पार्टी को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है विधायक दल को, उनके विधायक इधर आकर बैठ जाएं, इनके विधायक उधर आकर बैठ जाएं, सब कुछ विधानसभा अध्यक्ष की कृपा पर। तो राजद के सामने बड़ी चुनौती है। और सड़कों पर आंदोलन, जो राम मनोहर लोहिया जिसके बारे में बार बार कहते हैं तेजस्वी, देखिए लालू तो मानते रहे, नीतीश मानते रहे हैं कि सड़कें सुनसान हो जाए तो संसद आवारा होती है और जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती है। तो आप कब तक इंतजार करेंगे? देखिए, अब 6 महीने भी हो गए बिहार सरकार के, और ठीक है, आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। इलेक्टेड तो नीतीश कुमार थे, ये सिलेक्टेड है। लेकिन जो कोई 6 महीने विधानसभा चुनाव के बाद, अब आप कब खड़े होंगे? गर्मी की तपिश में एयर कंडीशन कमरे के भीतर बंद ही रहेंगे क्या? कांग्रेस की स्थिति देखते हैं, आज तक प्रदेश कार्य समिति नहीं बनी, पदाधिकारियों की सूची तैयार नहीं हुई। क्या होता है कांग्रेस पार्टी में, कब होगा नहीं होगा, मतलब प्रवक्ताओं की परीक्षाएं हुई और उनके नतीजे यूपीएससी की तरह नहीं आ रहे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं पटना से बिहटा शिफ्ट हो रहा हूं जब तक बिहार को नहीं बदल दूंगा। तो आज विपक्ष की चर्चा कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि हम लोग सत्ता पक्ष की चर्चा अधिक करते हैं, तो आज विपक्ष की ही बात करते हैं। उनको थोड़ा विटामिन दें ताकि उठ खड़े हों, लोकतंत्र मजबूत हो, और विपक्ष यदि सजग रहेगा और प्रयत्नशील रहेगा तो बिहार की सरकार को और भी अधिक काम करना होगा, बिहार आगे जाएगा। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये अच्छा जरूरत है, इस बात की जरूरत है कि ऐसी चर्चा हम लोग करें अपोजिशन को लेकर के। राजद पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तेजस्वी यादव पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जो इलेक्टेड और सिलेक्टेड वाली बात है ना, ये एक बार वंस फॉर द ऑल ये चीज सेटल करनी चाहिए है ज्ञानेश्वर जी। भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र ये जो व्यवस्था है, उसमें मुख्यमंत्री हमेशा विधायक ही चुनते हैं। जनता से मुख्यमंत्री चुनवाने का कभी चलन नहीं रहा। ये तो हाल के दिनों में जाकर के 10, 20, 25 साल पहले ये चलन शुरू हुआ। 2003 में हमको ध्यान आ रहा है, सबसे पहले उमा भारती और वसुंधरा राजे को आगे करके मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना करके और
चुनाव लड़ा गया था। और तब हम एक बड़े राष्ट्रीय अखबार में थे, संपादकीय लिखा करते थे। हमने उस संपादकीय में इस बात पर बड़ी सख्त टिप्पणी की थी। हमने उस बहुत चर्चा इस बात की हुई थी। हमने कहा कि आप लोकतंत्र को खतरे में डालने वाली ये परंपरा है। अगर आप किसी को भारतीय जनता पार्टी ही किसी को अगर उसने मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना करके चुनाव लड़ा और अगर बीच में उसको हटाना होगा तो फिर आप कैसे हटाइएगा? जब उसको बिहार की जनता ने चुना या मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना या मध्य प्रदेश की जनता ने चुना, तो फिर मोदी और अमित शाह उसको कैसे हटा सकते हैं अगर जनता ने चुना है? ये तो लोकतंत्र के बेसिक सिद्धांत को आप सिर के बल खड़ा करना है। लेकिन ये चीजें चल रही थी और लोग मानने लगे थे। तेजस्वी यादव जैसे नए लोग जो अभी 10 साल 12 साल पहले राजनीति में आए, उनको लगता है कि यही चलन है। ये चलन नहीं है। तब तो इतिहास पढ़ लेना चाहिए ना। 1990 का चुनाव कहाँ लालू यादव के नाम पर हुआ था? लालू यादव भी इलेक्टेड सेलेक्टेड थे। राबड़ी देवी कब से इलेक्टेड मुख्यमंत्री हो गई थी? तो वही यही मुख्यमंत्री का चुनाव हमेशा विधायक करेंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव हमेशा सांसद करेंगे। ये चलन है। जो चीजें अभी हो रही हैं ये विचलन है। जो लीक है, जो हमारी परंपरा है, हमारा संसदीय नियम है, उस संसदीय नियम से ये विचलन है कि आप पहले से किसी का नाम अनाउंस करके चुनाव लड़ते हैं और बीच में उसको हटा देते हैं। ये नहीं होता चाहिए। अब जहां अध्यक्षीय प्रणाली है जैसे अमेरिका में है, उस अध्यक्षीय प्रणाली में डायरेक्ट चुनाव होता है। यहाँ डायरेक्ट चुनाव की व्यवस्था नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री विधायक चुनेंगे। तो इस बात को समझना चाहिए तेजस्वी यादव को कि नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है। खैर, वो एक ऐसे छेपक की तरह बात आ गई थी। अब उनकी राजनीति की हम लोग चर्चा करेंगे ज्ञानेश्वर जी। आज देखिए पूरे देश में सरकारों के प्रति, व्यवस्था के प्रति कितना डिसकंटेनमेंट है, कितनी नाराजगी है, लोगों में कितना गुस्सा है, कितनी निराशा है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म बना सोशल मीडिया का और 2 करोड़ फॉलोअर हो गए उसके इंस्टाग्राम। 2 करोड़ फॉलोअर हो गए। अब ये लोग कह रहे हैं, उसको लोगों ने बताया, कई लोगों ने, कि इसमें पाकिस्तान के कितने लोग हैं, इसमें अमेरिका के कितने लोग हैं, या यूके के कितने लोग हैं। भारत का तो 10% है या 20% है। 10-20% है, तब भी 20 लाख 40 लाख आदमी अगर 48 घंटे 72 घंटे के भीतर एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक प्लेटफॉर्म से जुड़ गया तो ये मामूली बात है क्या ज्ञानेश्वर जी? बिल्कुल बिल्कुल। भारत सरकार को कल आईबी की रिपोर्ट आई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दी कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पता नहीं कितना खतरा हो सकता है कंटेंट पोस्ट डालने से। और इस आईबी की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को और एक्स का हैंडल उनका बंद करा दिया गया। बिल्कुल। तो भारत सरकार को चिंता हो गई इस बात से कि अमेरिका में बैठा हुआ आदमी अभिजीत दिप्के नाम के एक आदमी ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। उस प्लेटफॉर्म पर लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए और भारत सरकार चिंता में आ गई। इसका मतलब ये विशुद्ध रूप से इसके 2 निष्कर्ष हैं ज्ञानेश्वर जी। पहला तो लोगों में नाराजगी है, निराशा है, लोगों में एक चाहना है कि उनको लग रहा है कि चीजें ठीक नहीं हो रही। और दूसरा, लोगों की इस भावना को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने में विपक्ष पूरी तरह से फेल है। अगर विपक्ष कामयाब रहता तो ऐसी स्थिति थोड़े आती कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति कह रहा है कि बीजेपी वर्सेस सीजेपी, मतलब बीजेपी वर्सेस कॉकरोच जनता पार्टी, तो फिर समाजवादी पार्टी कहाँ गई? फिर आप भी मर्ज कर लीजिए, फिर समाजवादी पार्टी को मर्ज कर दीजिए कॉकरोच जनता पार्टी में। तो अपोजिशन का फेलियर है कि ये स्थिति आ गई कि बीजेपी वर्सेस सीजेपी होने लगा। ये हम इसलिए इस बात का जिक्र संदर्भ दिए ज्ञानेश्वर जी कि बिहार में भी ऐसा नहीं है कि सारे लोग बहुत खुश हैं। ये इसमें राजनीति के जो लोग थोड़ा बारीकी से समझते हैं उनको पता है कि आपका प्रेफरेंस जो है, इलेक्टोरल प्रेफरेंस जो आपका होता है, जरूरी नहीं है कि आप उसके परफॉर्मेंस को भी प्रेफर करें। लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियों से सहमत है या खुश है। ऐसा नहीं है। वो हो सकता है कि नीतियां उनको पसंद ना आ रही हो या उनका कामकाज पसंद ना आ रहा हो, अपनी आकांक्षा जो उनकी है वो पूरा नहीं कर पा रही हो भारतीय जनता पार्टी, किसी मजबूरी में वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। उनका इलेक्टोरल प्रेफरेंस बीजेपी हो, लेकिन बीजेपी के परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं। बिल्कुल। ये बहुत है बिहार में लोग, बड़ी संख्या है, खासतौर से युवाओं की संख्या ऐसी है ज्ञानेश्वर जी जो सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। चाहे वो नीट की परीक्षा का मामला हो या दूसरी कोई कई परीक्षाओं का मामला हो। बिहार में भी परीक्षाएं देर हुई, नतीजे आने में देरी हुई, पेपर लीक हुए, हाँ पेपर लीक हुए, बच्चों छात्रों पर लाठियां चली, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो हालात ऐसे हैं कि अपोजिशन अगर चाहे तो अपने आप को एक खड़ा करके, और जो डिसकंटेनमेंट है, जो लोगों में एक नाराजगी है और नाराजगी से ज्यादा एक निराशा जो है, उस निराशा से लोगों को, उस निराश लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है। अब देखिए, आप भी बात करते होंगे, हम भी बात करते हैं, जो निराश लोग हैं उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है कि क्या विकल्प है हमारे पास?
जी मतलब बिल्कुल इसको नहीं दे बिल्कुल। तो फिर हम किसको देते हैं? विकल्प क्या है? जी लोग कहते हैं, जी। पता नहीं, हो सकता है आरजेडी वाले लोगों को बुरा लगे, लेकिन लोग कहते हैं कि तब क्या तेजस्वी यादव को दे दें, हम्म इसको नहीं दें, बीजेपी को नहीं दें, नीतीश कुमार को, सम्राट चौधरी को नहीं दे, तो क्या तेजस्वी यादव को दे दें? अब ये हम्म। सवाल लोग कहते हैं, तो ऐसी धारणा कैसे बनी? हो सकता है जी। कि इसमें कुछ कुछ प्रयास बीजेपी का भी हो, जिसने आपके बारे में ये धारणा बनाई है, हम्म। लेकिन कुछ तो आपकी भी गलती है, कुछ तो निश्चित आपकी तौर भी पर। कमी है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि आपको कैसे दे दें, आप पर भरोसा क्यों नहीं लोगों का बन रहा है। तो ये हम्म भरोसा बनाने के लिए जरूरी ये है कि आप लोगों की जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं से अपने को जोड़िए, लोगों हम्म। का जो सरोकार है, उस सरोकार से अपने को जोड़िए। अभी अगर बीजेपी, ज्ञानेश्वर जी, विपक्ष में होती, हम सिर्फ पूरे देश की बात कर रहे हैं, बिहार की भी बात उसी में आ बिल्कुल जाएगी, अगर बिल्कुल। बीजेपी विपक्ष में होती तो इस महंगाई के मसले पर बीजेपी ने जीना मुश्किल कर दिया होता सरकार का, याद कीजिए जीना ना, लाल मुश्किल। कृष्ण आडवाणी से लेकर सुषमा स्वराज से लेकर यशवंत सिन्हा से लेकर तमाम लोग दिल्ली की सड़कों पर लुटियन जोन में गैस और सब्जियां लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्कुल एग्जैक्टली वही कर, जीना मुश्किल कर जी। देती बीजेपी। अपोजिशन हम्म को कैसे काम करना चाहिए है। अच्छा, अब समाजवादियों का तो अपोजिशन में रहने का रिकॉर्ड है, वो हम्म। सबसे ज्यादा अपोजिशन में रहे, सबसे ज्यादा लड़ाइयां उन्होंने लड़ी है सरकारों के खिलाफ। सारे नारे, जो अच्छे नारे आज भी कहे जाते हैं, वो सब नारे समाजवादियों के कड़े हुए हैं। कहाँ बिल्कुल चले गए बिल्कुल। नारे आपके? उन और नारों इन्हीं की के ताकत देखिए ना, प्याज की बढ़ी हुई कीमतों पर वाजपेयी हाँ, सरकार चली गई थी, कहाँ भूल गए आप? अपना ही इतिहास भूल गए। भाई दिल्ली में शीला दीक्षित, मतलब बीजेपी, वही जो आप जिसकी बात कर रहे हैं बीजेपी की, हम्म। अटल बिहारी वाजपेयी और सारे बड़े नेता थे, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, सब, और दिल्ली में लोगों ने प्याज की कीमत पर हरवा दिया 98 में बीजेपी को। बिल्कुल। दूसरी कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन हरवा दिया लोगों ने। तो हम्म अब ये इस बात को अगर समझे, आज कितनी महंगाई है ज्ञानेश्वर, 111-12 रुपए लीटर बिहार में पेट्रोल बिक रहा है, हम्म सबसे महंगा पेट्रोल बिहार में बिक रहा है। हम्म। और सारी चीजों की महंगाई बढ़ रही है, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, खाने पीने की चीजों की महंगाई बढ़ेगी, एयर फेयर बढ़ गया, बसों की टिकटें, सब चीज महंगी हो गई। महंगाई ऐसे बढ़ी है अजीत जी कि देखिए, मैं 2 महीने पहले 50 रुपए का नारियल पानी मंगवाया करता हाँ, था, अब उसकी कीमत 60 रुपए हुई, अब हाँ, उसकी कीमत 70 रुपए हो गई है। और उसमें भी विभाजन हो गया है कि ये 70 का, ये 80 का। 80 महंगाई का, क्यों हाँ, बढ़ी भाई? हाँ, तो हाँ, डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, महंगा, डीजल और हाँ, पेट्रोल की हाँ। कीमत बढ़ गई, तो महंगाई तो इस रफ्तार से बढ़ रही है। वही, और आप अपोजिशन है कि अभी अपोजिशन सड़क पर उतर के इस महंगाई के मसले पर लोग इतने परेशान है कि तुरंत लोग आपके साथ जुड़ जाते। हो हम्म सकता है आज चुनाव नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता तो लोगों के दिमाग में ये होता कि जब महंगाई बहुत बढ़ रही थी तो तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे थे, तेजस्वी बिल्कुल। यादव इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि महंगाई पर काबू करिए, और वो नारा लगा रहे थे कि जो सरकार महंगाई न रोके वो सरकार निकम्मी है, निकम्मी जो है। सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, ये नारे लगते थे समाजवादियों। बिल्कुल तो महंगाई बिल्कुल। नहीं कंट्रोल कर पा रही है सरकार, और कंट्रोल अभी होगी भी नहीं। आने वाले दिनों में इस साल ज्ञानेश्वर जी सुपर अल्नीनो की आशंका जताई जा रही है, अल्नीनो नहीं, सुपर अल्नीनो, जो हम्म मई एंड से लेकर के जुलाई तक एक्टिव रहेगा। मानसून खराब होना है, फसल खराब होगी, सरकार ने चीनी का एक्सपोर्ट रोका है, चीनी की कीमतें बढ़ेगी, हर चीज की कीमत बढ़ेगी। जी। महंगाई के खिलाफ आंदोलन के लिए अपोजिशन तैयार हो। नीट का आपने जिक्र किया, नीट में बिहार के लाखों बच्चे होंगे, 23 लाख में, बिल्कुल। हमको लगता है आबादी के अनुपात में भी देखें तो 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख बच्चे बिहार के होंगे। हम्म उनके साथ जो हुआ है ज्ञानेश्वर जी, अभी तो इतना बड़ा इशू है युवाओं को साथ में लेके चलने का। 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आपने देखा होगा, किस तरह से जो ऑन स्क्रीन मार्किंग का जो नया तरीका आया है, उसमें हम्म। बच्चों के 75% मार्क्स नहीं आए हैं, ऐसे बच्चों के जिन्होंने जेई मेंस में 90 परसेंटाइल मार्क्स जिनको आया हुआ है। सोचिए अब सोचिए। सोचिए 90 परसेंटाइल जेई में है, और इस ऑन स्क्रीन मार्किंग के चक्कर में उसको 12th में 75% मार्क्स नहीं आया है, वो आईआईटी की परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। और बच्चे बिल्कुल। अभी उसके लिए अपना कॉपी री एवेल्युएट कराना चाह रहे हैं, तो 3 दिन से क्रैश हो जा रही है साइट, लोग पैसा दे रहे हैं, पेमेंट के बाद साइट क्रैश हो रही है। तो इतनी परेशानी है बच्चों को, 12th के बच्चों को परेशानी है, जेई मेंस के बच्चों को परेशानी है, नीट के बच्चों को परेशानी है, दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को परेशानी है। महंगाई के कारण लोगों का रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है, लोग परेशान है किसानों की महंगाई की वजह परेशानी से, और बढ़ी है, अपोजिशन यूरिया और कुछ कर ही नहीं रहा। फर्टिलाइजर को लेकर, यूरिया और फर्टिलाइजर की कीमतें कितनी बढ़ने वाली है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा दुगनी होने वाली है। जी भारत सरकार ने जी। अभी लगभग दुगनी कीमत पर 2.5 लाख टन यूरिया का ऑर्डर दिया है, पिछले साल का जो ऑर्डर गया था उससे दुगनी कीमत पर। हम्म। कितनी सब्सिडी देगी सरकार? और उसके बिल्कुल। बावजूद मतलब अपने यहाँ फर्टिलाइजर का उत्पादन कम हो गया, चूंकि हम लोग यहाँ गैस आ नहीं रही है, उधर से जो हॉर्मुज की खाड़ी बंद है। तो हम्म महंगाई है, इस कदर महंगाई है, इस कदर आपको बच्चों के, युवाओं के की समस्याएं हैं, रोजगार की समस्या है, पलायन की समस्या बिहार में जस की तस है। अभी भी देखिए, अभी भी ज्ञानेश्वर जी, एक भी ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही। आप बिल्कुल। 1 महीना 2 महीना पहले नो रूम है,
आने वाले जाने वालों सब में, हर जगह सारी उस तरह की समस्याएं हैं सब जगह। ये जो अभी महंगाई बढ़ी है, गैस की कीमत बढ़ी है ज्ञानेश्वर जी, इसकी वजह से सबसे ज्यादा पलायन बिहार की तरफ हुआ है लोगों का। लोग निश्चित फिर से, चूंकि छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई, हम लोग देख रहे हैं मुरादाबाद फिरोजाबाद से लेकर के चूड़ी की फैक्ट्री हो, प्लास्टिक की फैक्ट्री हो, तांबा पीतल के प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री हो, या सूरत में कपड़े की फैक्ट्री हो, लोग वहां से पलायन कर रहे हैं क्योंकि खाना बहुत महंगा हो गया, रहना महंगा हो गया। तो अब इसके बावजूद आप आंदोलन नहीं खड़ा कर पाएंगे। अपोजिशन के पास इतना बड़ा मुद्दा है, और अपोजिशन कोई बहुत छोटा मोटा नहीं है ज्ञानेश्वर जी। नंबर्स भले 25 विधायक हो, लेकिन कांग्रेस के भी 6 विधायक हैं, लेफ्ट के भी 3 विधायक हैं, ओवैसी के भी विधायक हैं। ये टोटल कुल मिलाकर के 41 विधायक होते हैं, ओवैसी को मिलाकर के अपोजिशन के 41 विधायक हैं। और वोट परसेंटेज भी सब अपोजिशन ओवैसी वगैरह का मिला दीजिए 40% से ज्यादा है। इसके बावजूद आप सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। आप इन सब अपोजिशन के, अब क्या तेजस्वी यादव का कौन सा ईगो है? चुनाव तो अभी है नहीं, 3 साल बाद के चुनाव है। आप अभी ईगो छोड़ करके तमाम अपोजिशन की पार्टी से बात करें, उनको एकजुट करें, उनको आगे ले आए कि भाई ये इशू है, जनता का इशू है, हम लोगों के सर्वाइवल का इशू है, हम लोग उतर के सरकार को घेरते हैं, सरकार को हर मुद्दे पर जवाब मांगते हैं सरकार से। तो यह मुख्य अपोजिशन पार्टी तो इसीलिए चुनाव होती है ना, मुख्य अपोजिशन पार्टी और लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जो जितना बड़ा अपोजिशन है सबके नेता आप ही हैं। और देखिए ना अजीत जी, राजस्थान में जब जादूगर अशोक गहलोत हैं और सचिन पायलट हैं, तो वहां किस तरीके का आंदोलन चल रहा है? चल रहा है, लगातार चल रहा है ज्ञानेश्वर जी, लगातार चल रहा है। और इसी की वजह से वहां दोनों पक्ष, इसीलिए बीजेपी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है राजस्थान में। जिस तरह से बीजेपी मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल है, या दिल्ली में हो गई, छत्तीसगढ़ हो गई, गुजरात हो गई, राजस्थान में कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि उसको लग रहा है कि अपोजिशन एकदम सिर पर चढ़ा हुआ है, एकदम चढ़ा हुआ है पीठ पर, आपको 1 मिनट ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहा है। तो असली अपोजिशन का काम यह होता है कि आप ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे, सरकार को चुप करने की कोशिश करें, आप सांस लेने में तकलीफ होने लगे सरकार को। आपने तो सरकार को ऐसा कंफर्टेबल कर दिया है, इतना आपने स्पेस दिया हुआ है सरकार को कि लगता है कि सरकार के सामने कुछ चुनौती ही नहीं है। भाई आप कह रहे हैं कि आपके पास 25 ही विधायक हैं, प्रशांत किशोर के पास तो एक भी विधायक नहीं है। निश्चित हम लोग उनके बारे में चर्चा करें, लेकिन उनके पास तो एक भी विधायक नहीं है। और कब अपोजिशन के पास बहुत ज्यादा विधायक होते थे? जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी होती थी, जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी होती थी, जब लोक दल होता था, तो उनके पास ज्यादा विधायक थोड़े होते थे। तब भी कांग्रेस से लगातार लड़ाइयां चलती रहती थी। राम मनोहर लोहिया के पास कितने एमपी होते थे कि वो लड़ाई लड़ते थे सड़क पर। तो ये आप संख्या मत देखिए, आपको जो मैंडेट है वो देखिए। बिहार के 40% से ज्यादा लोगों ने आपको अपोजिशन के लिए चुना है, और ये बड़ा मैंडेट है। आप सरकार को अगर स्पेस दिए रहिएगा, अभी भी सब आदमी यही कहता है कि बीजेपी ने प्रो इनकम्बेंसी वाला जो कोड है वो क्रैक कर लिया है, और वो जहां सरकार में आती है वहां नहीं हारती है। तो कैसे हारेगी जब अपोजिशन उसके खिलाफ लड़ेगा ही नहीं। उसने प्रो इनकम्बेंसी वाला कोड क्रैक कर लिया, तो आप क्यों नहीं एंटी इनकम्बेंसी वाला कोड, बड़ा कोड लेके आते हैं एंटी इनकम्बेंसी का, जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं हो। अपोजिशन के लीडर एंटी इनकम्बेंसी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, और इसका कारण सिर्फ तेजस्वी यादव का आलस है, अपना उनका जो लापरवाही है, और अपोजिशन की सारी पार्टियों को एकजुट नहीं करना है। कांग्रेस को एकजुट करे, कांग्रेस से बात करे। कांग्रेस अपने दम पर तो ज्ञानेश्वर जी बिल्कुल खत्म हो गई है बिहार। नहीं, कांग्रेस पर आते हैं अजीत जी, लेकिन इतने ही आलसी रहेंगे और आलस्य रहेगा तो आगे आने वाले महीने में विधान परिषद का चुनाव है, और राज्यसभा चुनाव में जैसे इनके विधायक एकजुट नहीं रहे, फैसल रहमान गायब भी हो गए, और 25 यहाँ जरूरी है। यदि 25 की संख्या कम हुई, और यदि एक और उम्मीदवार खेलने के लिए बीजेपी ने खड़ा करा दिया, तो फिर खेला दूसरा हो जाएगा। और देखिए, पहले से कहा जा रहा है, बीजेपी के भीतर मंशा है कि जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है वह भी छीन ले। जो आपने कहा ना प्रो इनकम्बेंसी वाली, तो बीजेपी तो वही पॉलिटिक्स कर रही है। बिल्कुल कर रही है, और अब जबकि पॉलिटिक्स करना चाहिए अपोजिशन को। जो सरकार में है वो तो सरकार चलाता है, उसको तो सरकार चलाने से फुर्सत होगी तब तो राजनीति करेगा। सरकार चलाने के बाद जो समय बचेगा उससे राजनीति करेगा जो सत्ता में है। अपोजिशन को तो कुछ नहीं करना, अपोजिशन को सिर्फ राजनीति करनी है। महिला आरक्षण के मसले पर विपक्ष ने अपना जो पक्ष था वो देश के सामने नहीं रखा, लेकिन जैसे ही विपक्ष ने विरोध किया, पूरे देश में साल में भाजपा के नेताओं ने और केंद्रीय मंत्री से लेकर पर्यवेक्षक तक पहुंच गए और सड़कों पर प्रदर्शन किया, और विपक्ष को यह साबित कर दिया कि ये महिला विरोधी है। बिल्कुल यही कर दिया, वही सत्ता पक्ष ने कर दिया, उसने राजनीति कर दिया, आपसे राजनीति नहीं हुई। तो ये समस्या बिहार में है। और तेजस्वी यादव अगर राजनीति करेंगे ज्ञानेश्वर जी, अगर उनको 24 सीटें जीतनी है, मान लीजिए 24 वोट चाहिए, 25 वोट चाहिए, 24 या 25 एक सीट जीतने के लिए अपने दम पर उनका है। अगर कुछ कम पड़ेगा तो वो मांगने जाएंगे ना कांग्रेस पार्टी से, या लेफ्ट से मांगने जाएंगे ना। अगर कम पड़ेगा तो लेफ्ट से मांगेंगे, कांग्रेस से मांगेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो जाकर के ओवैसी के यहाँ भी मांगेंगे।
मांगने जी में तो उनको 41 है अपोजिशन के पास, तो एक सीट तो मान लीजिए आप जीत जाएंगे। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही कि नेता प्रतिपक्ष वाली कुर्सी तो जा सकती है, वो तो बिल्कुल कांग्रेस और ऐसा। ओवैसी और लेफ्ट के समर्थन से नहीं बचेगी, वो तो आपके अपने हम्म, 24 होने चाहिए, कम से कम जी 24 या हम्म 25 आपका होना चाहिए। तो एक तो वो कुर्सी बचानी है। दूसरे, अगर हम्म राजनीति करनी होती ज्ञानेश्वर जी तेजस्वी यादव को, तो अपनी लेकिन तरफ आप से जीत भी जाए अजीत जी, आप जीत भी जाए जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में 25 के बदले 24 मिला आपके विधायकों का मत, और यहाँ मालूम हो कि आपको 20 ही मिल रहा है, 19 ही मिल रहा है, तो हाँ, फिर आपकी हलत कहाँ, तो आपका बिल्कुल नेतृत्व ही खत्म खत्म हो, हो जाएगा। वही हाँ खत्म हो जाएगी आपकी, उसकी कुर्सी खत्म हो जाएगी। अपोजिशन के नेता के नाते आपकी जो थोड़ी बहुत साख इकबाल बचा हुआ वो सब भी खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल। ये होगा कि आप जीत भी जाएंगे, तभी आप डिपेंडेंट होंगे दूसरे लोगों पर, लेफ्ट के जी ऊपर, ओवैसी के ऊपर, कांग्रेस के बचे खुचे लोगों के ऊपर। हम्म नेतागिरी तो ये होती है कि आप प्री इम्प्ट करें, आप अटैक करें, आप बीजेपी के टर्फ पर जाकर के खेलें, बीजेपी को अनकंफर्टेबल करें। भाई हम्म बीजेपी और समूचे सत्ता पक्ष के पास 202 सीटें हैं, 202 एमएलए हैं, बिल्कुल 202 ही एमएलए हैं, जी। और 202 एमएलए दोनों एक हैं। ही आ गए, आपको नितिन नवीन चले गए वहां। अब नितिन नवीन हट हट गए तो 201 एमएलए हैं, और उनको 9 सीटें, अगर 9 सीटें खाली हो रही हैं, एक सीट के लिए 24 वोट की जरूरत है, तो हम्म, बीजेपी को भी तो अपने 8 जिताने के लिए उतने सी उनके वोट भी तो थोड़े कम पड़ रहे हैं, बिल्कुल। उनके वोट भी तो कम पड़ेंगे, उनको तो कहीं ना कहीं से इंतजाम करना होगा ना। तो जी तेजस्वी यादव आगे बढ़ के क्यों नहीं अपना ही एक और कैंडिडेट दे रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे कि हम्म हम 2 कैंडिडेट लड़ाएंगे, हम्म एक अपना आरजेडी का लड़ाएंगे और एक कहाँ दूसरा लड़ाएंगे, इतनी हम ऐसा हिम्मत, क्यों नहीं करें। कहाँ इतनी हिम्मत है, कहाँ इतनी हिम्मत है। हाँ वही, यही तो हिम्मत की बात है ना, कि हिम्मत जी दिखाइए कि अपोजिशन के पास 42 41 हम्म है, आप जी कहिए कि हमको हमको कम पड़ रहे हैं वोट, 8 9 या या 9। 8 जी हाँ, तो हम उतना इंतजाम कर लेंगे, आप कहिए कि हम हम्म उतना इंतजाम कर लेंगे, हम्म हम इस पार्टी से तोड़ लेंगे, हम उस पार्टी से तोड़ लेंगे। कहिए कि हमारे पास आरजेडी, हम जेडीयू के नीतीश कुमार की पार्टी के 10 लोग हमारे संपर्क में, बिल्कुल क्या दिक्कत है। आप जेडीयू से कोई आदमी डिस्ग्रंटल खोजिए जो पुराना आदमी हो जेडीयू का, उसको कहिए कि हम आपको टिकट देते हैं एमएलसी का, हम्म तो आप कहिए तो सही। अभी कई लोग बैठे और हुए हैं, कई दुखी आत्माएं। जितने लोग भट हाँ ठीक ही कह रहे हैं, जितने लोग भटकती हुई आत्माएं हैं हाँ, उनसे संपर्क हाँ, कीजिए, उनसे बात कीजिए। हाँ, कई दुखी आत्माएं हैं जो जेडीयू से जी भटक रही हैं, किसी को अपने बेटे के लिए चाहिए, पत्नी के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, कहिए कि आइए आपको हम टिकट देते हैं, आप लड़िए। क्यों बिल्कुल। नहीं आप संपर्क कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ। तो हम्म राजनीति ये होती है ना, हम लोग बैठ करके सब चीजें देख रहे हैं, सारी चीजें हम लोग कह रहे हैं, ये तेजस्वी यादव जब चाहे तब इसको कर सकते हैं। अगर हम्म उनको अपोजिशन का स्पेस बनाए रखना है, आगे की राजनीति अपनी बचाए रखनी है, और ये अगर उनके दिमाग में कहीं भी है कि हम चैलेंज कर सकते हैं बीजेपी को, तो वो चुनाव के समय चैलेंज करने जाएंगे तब कुछ नहीं होगा। आपको बिल्कुल आज से, आपके पास 3 साल का दिन आज से गिनना शुरू करिए और आज से अपनी राजनीति करिए। जैसे कह रहे हैं ना, प्रशांत किशोर का हम एक वीडियो देख रहे थे, 40 की 40 सीटें आप जनसुराज को देंगे तो आपको क्या मिलेगा बिहार में। तो हम्म वो आदमी अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गया, 40 की 40 सीटों पर, आपका पता ही नहीं है, आप अभी एमएलसी की तैयारी के चुनाव की तैयारी में नहीं लगे। बिल्कुल और इतना मौका, अवसर आप गंवाते जाएंगे, तो अवसर बहुत नहीं मिलता है ना, व्यक्ति को अवसर बहुत नहीं मिलता, आपको बहुत मिल गया अवसर। हम्म तो आप तो कम से कम प्रशांत, बिल्कुल तो चलिए ये देखिए, तेजस्वी यादव की बात हुई, प्रशांत किशोर के पहले कांग्रेस की बात कर ले। कांग्रेस पार्टी में होता क्या है जी? कांग्रेस पार्टी सिर्फ नाम की पार्टी रह गई कि अब कुछ कांग्रेस में बचा भी है? ये भी एक बड़ा सवाल है ना। बड़ा सवाल है ज्ञानेश्वर जी। अब कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत है, मतलब कोफ्त होती है देख करके। भाई हम लोग इतने दिनों से राजनीति की, आपने भी दिल्ली में अहमद पटेल को देखा होगा, 10 जी साल सरकार मनमोहन सिंह की, हमने सोच कभी सुना ही नहीं कि कभी अहमद पटेल ने कहा हो कि हमको मंत्री बना दीजिए। वो जो मंत्री हम्म पद चाहते सो मिल जाता उनको, लेकिन कभी नहीं चाहा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो इतने ऊंचे पद पर थे। और केसी वेणुगोपाल वहां केरल में मुख्यमंत्री बनने के लिए जान प्राण दिए हुए थे अपना। तो यहाँ हम्म तो सब व्यक्ति उसी में लगा हुआ। आप सारे मुख्यमंत्री आपके यहाँ दरवाजे पर दस्तक देंगे, आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए। अभी हम्म हमने देखा उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी गए, 3 दिन पहले रायबरेली जाना था, लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे। अजय कुमार लल्लू वहां के पूर्व अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम्म एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, उड़ीसा के प्रभारी हैं, और उनका हम्म एयरपोर्ट के अंदर जाने वाला पास नहीं बनने दिया कांग्रेस के लोगों ने, कि नहीं इनको नहीं जाने देना है राहुल गांधी को रिसीव। बताइए बताइए भाई बताइए। 2 तो एमएलए है, 403 के हाउस में 2 तो एमएलए है तुम्हारा, हम्म और हम्म जिनके नेता है तुम्हारे पास, उसी में एक तुम्हारे एक पिछड़ी जाति का एक बड़ा नेता है, उसको जाने नहीं देना है वहां, कि वो कैसे हम्म जाए। तो 10 ही आदमी हो, 10 आदमी आपस में लड़ रहा है, यही बिहार में है। और ये जी लड़ाई अभी देखिए, हर प्रदेश के लोगों ने, जहां भी हारी है बीजेपी, माफ करिए कांग्रेस, वहां वहां के प्रभारी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा सबमिट कर दिया पार्टी लीडरशिप के सामने। वहां आत्मचिंतन हुआ, आत्ममंथन हुआ, सब लोगों ने क्या सुधार करना है इस पर चर्चा की। बिहार में कहीं कोई चर्चा नहीं है। वो प्रभारी अपनी अपनी मौज ले रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अपनी मौज ले रहे हैं, और बाकी जो बड़े नेता थे वो मुंह देख रहे हैं कि भाई क्या पार्टी में कोई बुला के कुछ कहे तब तो करे। पप्पू यादव को कोई बिल्कुल बुला के कहे, अखिलेश सिंह को कोई बुला के कहे कि भाई ये आंदोलन करना है, ये चीजें करनी है हम लोग को, तब तो ये लोग करे।
अशोक चौधरी के बाद मदन मोहन झा अध्यक्ष बने, नहीं बनी अभी तक कमेटी। अध्यक्ष बने, अब राजेश राम अध्यक्ष हैं, और आज तक प्रदेश कार्य समिति और प्रदेश पदाधिकारी नहीं है। बताइए। हाँ नहीं है। अब पहले मदन मोहन झा बने, उसके ये अखिलेश सिंह बने। अब कोई आदमी एक लिस्ट दे रहा है, अखिलेश सिंह एक लिस्ट दे रहे हैं, तो पता चला कि मोहन प्रकाश की एक लिस्ट अलग से पड़ी हुई है और एक लिस्ट आला कमान के पास ऑलरेडी आई हुई है। भाई लोग है नहीं आपके पास। भी बने थे, कौकब कादरी भी बने थे ना कुछ दिनों के लिए। अच्छा, अशोक चौधरी के बाद हाँ कुछ कार्यकारी अध्यक्ष। हाँ, तो अब ये इस तरह से इतने लोग बने और कमेटी नहीं बनी, तो अब हम ये बड़े नेता हैं, ऐसा नहीं है। देखिए पप्पू यादव अपने आप में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की हैसियत रखते हैं। यहाँ वहाँ सुपौल से पत्नी उनकी एमपी रही, अभी भले राज्यसभा रंजीत रंजन कहीं बाहर से है, लेकिन एक महिला चेहरा है, बड़ी चेहरा है। पार्टी उनको भाई कांग्रेस की एमपी है ना, उनको क्यों नहीं उतार रहे आप वहां करने के लिए? अखिलेश सिंह को क्यों नहीं कहा जा रहा है कि आप करिए? तो ये आपने एकदम कांग्रेस ने छोड़ दिया कि चलो भाई 4 एमएलए थे वो चारों चले जाएं, बस उसके बाद पार्टी का। वहां कांग्रेस से कुछ उम्मीद नहीं, हमको लेफ्ट से उम्मीद है कि जो आरजेडी का अलायंस पार्टनर है लेफ्ट, उसमें हमने देखा माले और दूसरी दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां भी, माले का प्रदेश सम्मेलन था, हमने देखा, वहां की तस्वीरें देखी हम लोगों ने ज्ञानेश्वर जी, और ऐसी रोमांचित करने वाली तस्वीरें थी। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य अपने आम कॉमरेड्स के साथ लाइन में लगे हुए हैं प्लेट लेकर के, और वो लाइन जब उनका नंबर आया तो वही एक सब्जी है और 2 रोटियां लेकर के वो खाना खाने जा रहे हैं अपने लोगों के साथ। तो उस पार्टी में अभी भी उस पार्टी के पास काडर है, उनके पास वैल्यूज हैं, उनके पास लीडर है, वो कर सकते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव उनसे भी कोऑर्डिनेट करें तब तो आंदोलन के लिए, तो आपस में अपोजिशन का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो ये इसका मतलब आपने खुला मैदान दिया हुआ है पूरा। आपका गोलकीपर भी नहीं है, आपका सेंटर फॉरवर्ड भी नहीं है, आपका बैक में भी कोई नहीं है, तो गोल पर गोल मारे जा रही है सरकार। आप क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर सकते जी। तो चलिए देखिए, यह बात हो गई कांग्रेस की। अब आते हैं प्रशांत किशोर ने पटना छोड़ दिया है, बिहार आश्रम बना लिया है और वहीं रहेंगे बेटा में आईआईटी के पास, और कह रहे बिहार बदल कर ही जाना है। मतलब वह संकल्प दोहरा रहे और बिहार की यात्रा भी कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को क्या सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी यह अलग बात है, लेकिन कोशिश उन्होंने फिर से शुरू कर दी है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, सफलता तो प्रयास करने वाले को ही मिलती है, बिल्कुल। इस बात में कोई संदेह नहीं है, और ये कितनी बार आजमाया जा चुका है। प्रयास करते 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 कामयाबी मिलती है। भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी ताकत है तो एक दिन में बनी है, 10 साल में थोड़ी बनी है, 20 साल 50 साल उसके कितने वर्षों के परिश्रम और उसके कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। नीतीश कुमार कितना परिश्रम करके मुख्यमंत्री बने थे, ये कोई छिपा हुआ थोड़े है। तो जो प्रयास करता है उसको कामयाबी मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हो सकता है कि कुछ लोग बिना प्रयास किए कामयाब हो जाते हो, या कुछ लोग प्रयास करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाते हो, लेकिन ऐसे बड़े लोग जो कामयाब हुए, जिनकी कामयाबी अस्थायी रही, वो सब प्रयास करने वालों को ही हुई मिली। हम लोगों ने तमाम लोगों को देखा है, और यात्राओं पर तो काम करने की जरूरत है। हमने सुना कई लोग काम कर रहे हैं यात्राओं पर, गांधी और विनोबा की यात्रा से लेकर के, और अभी चंद्रशेखर, उसके बाद जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई, ऐसी ये तमाम यात्राओं, उस तरह की यात्रा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, लोगों को जोड़ रहे हैं, और लगातार एक ही चीज पर हैमर कर रहे हैं कि उन्होंने फिर कहा कि आप अगर अपने बच्चों का मुंह देख करके वोट नहीं करेंगे तो फिर जो हो रहा है ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप किसी बड़े नेता का चेहरा, उस नेता का चेहरा, उस नेता का चेहरा, इस जाति का चेहरा, उस धर्म का चेहरा देख करके वोट करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिल रहा है अभी। अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोट करिए। तो कितने दिनों तक लोग इस बात को अनसुना करेंगे? कितने दिनों तक इस बात की अनदेखी करेंगे? अल्टीमेटली तो उनको समझ में आएगा ना। प्रशांत किशोर पहली बार जब ये बात कह रहे थे तो सबको लगा कि अरे अभी नए नए आए हैं फिर चले जाएंगे, तो इतने बड़े आदमी है। भाई बड़ा आदमी तो है, हमको लोगों को कहने में तो कोई संदेह कभी रहा नहीं ना कि हम लोग बिहार के लोग जिन थोड़ी चीजों पर प्राउड करते हैं, जिन लोगों पर प्राउड करते हैं, उसमें प्रशांत किशोर है। आखिर पार्थ पवार ने भी बुला करके, पार्थ पवार और सुनेत्रा पवार ने बुला करके घर पे लंच किया उनके साथ, और प्रशांत किशोर ने नहीं बनाया बताया। पार्थ पवार और सुनेत्रा पवार ने सार्वजनिक किया, लोगों को बताया कि घर पे हमने बुलाया, हमारे यहाँ घर पर आए लंच करने, और दादा के जमाने से, मतलब अजीत पवार के जमाने से हमारे फैमिली के फ्रेंड है। तो कितने लोग हैं बिहार में जिनको पवार, शरद पवार का परिवार कहता है कि हमारे पारिवारिक मित्र हैं, फैमिली फ्रेंड है। कितने लोग हैं जिनको विजय फिल्म स्टार, सुपरस्टार अपना भाई कह के बुलाते हैं। तो ये उनके पास एक हैसियत है, एक क्षमता है, उन्होंने प्रूव किया है। और अब पहली बार भले लोगों ने इग्नोर कर दिया कि ये नए आदमी है, अभी तो आए हैं, अभी पार्टी बनाई है, पता नहीं टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। उन्होंने वादा किया, वो टिक गए हैं, तो ज्यादा दिन तक लोग उनकी बातों को अनदेखी नहीं करेंगे ज्ञानेश्वर जी। अल्टीमेटली लोग बात सुनना शुरू करेंगे, और सुन के सब उनको समझ में, अब तो सारे विकल्प हो गए ना। समाजवादियों के, कांग्रेस के बाद समाजवादियों के बाद भारतीय जनता पार्टी, सब तो हो गए ना, अब तो कोई पार्टी नहीं बचेगी।
तो अब तो और अब भी अगर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो लोग प्रशांत किशोर की तरफ देखेंगे, उनको उनकी लोग उनके साथ जुड़ेंगे। वो अब वो बिल्कुल। जा करके उन्होंने कहा अब आश्रम में जाकर के रहेंगे, ये उनकी राजनीति का अगला स्टेप है, अगला चरण है ये। अब उन्होंने समझ लिया कि अब उनको अब वो निकल गए पेरिफेरी पर जाकर के रहेंगे, वहां से तब आएंगे बिहार में, उनका अपना एक संकल्प होगा। अब वो पटना तब लोकसभा आएंगे। चुनाव की, हाँ वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं अपनी, और जो एजेंडा स्टैब्लिश कर रहे हैं, जो वो इशू उठा रहे हैं, उस पर लोगों के मन मस्तिष्क को वो चीज अपील करने लगी है धीरे धीरे। और वो छट ही गए, जो लोग आके किसी मौके से जुड़े थे टिकट के लिए किसी और कारण से, वो सब धीरे धीरे छट नहीं जाएंगे लोग भी। देखिए देखिए कहाँ से चर्चा शुरू हुई है, लेकिन चर्चा तो शुरू हो गई कि प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं, और यदि विपक्ष उन्हें समर्थन कर दे, विपक्ष खामोश हो जाए, तो जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये अलग बात है। लेकिन एनडीए को, बीजेपी को, जो नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई सीट है, बीजेपी को तनाव तो दे ही देंगे, इसमें कहां शक है। तनाव तो दे ही देंगे, और एक बड़ी बहस पूरे देश में छिड़ जाएगी, बड़ी बहस पूरे देश में छिड़ जाएगी। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, अभी पिछली बार भी हम लोग ने चर्चा की थी कि अगर वो चले जाते लड़ने राघोपुर तो जो कुछ भी होता, लेकिन चर्चा तो हो जाती पूरे देश में, और पसीने तो छूट जाते, वो चुनाव में पसीने तो छूट जाते, इतना आसान तो चुनाव नहीं रह जाता प्रशांत किशोर अगर लड़ेंगे कहीं जाकर के तो। और इसमें लड़ने में, हारने जीतने में ज्ञानेश्वर जी कोई शर्म की बात कभी नहीं होनी चाहिए। चुनाव लड़ना चाहिए है, हार गए तो क्या हो गया। हम बार बार कहते हैं, आपसे बातचीत में भी हमने कहा है कि कोई व्यक्ति चलना शुरू करे और अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, वो भाग्यशाली होता है। आप भाग्यशाली हैं, अपनी मंजिल पर पहुंच गए। लेकिन चलना शुरू किया, आप गिरे, फिर उठ करके चलना शुरू किया, फिर गिरे, फिर उठ करके चलना शुरू किया, वो आदमी प्रेरणा स्रोत होता है। भाग्यशाली होना एक अलग चीज है, वो ईश्वर की बात दी हुई चीज है। आप भाग्यशाली हैं, आपको बहुत सारी चीजें मिल गई, लेकिन आपने चलना नहीं छोड़ा, गिरने के बाद आप उठ करके चलते रहे, तो वो व्यक्ति प्रेरणा स्रोत होता है। प्रशांत किशोर बिहार के लोगों की प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, लोगों का प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। उनके पास विजन है, वो महंगाई को भी मुद्दा बना सकते हैं, रोजगार को भी, पलायन को भी, बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी। ये उनके पास एक विजन है जो वो कर सकते हैं। अगर इसी तरह तेजस्वी यादव अपना स्पेस छोड़ते गए सत्ता पक्ष के लिए, तो अपोजिशन का स्पेस भी उनके हाथ से निकल जाएगा। और दूसरा आदमी, चूंकि सारे लोग आजमाए जा चुके हैं, लालू यादव का परिवार भी आजमाया जा चुका है, कांग्रेस भी को भी लोग आजमा चुके हैं, नीतीश कुमार आजमा चुके, बीजेपी आजमा चुके, क्या पता लोग नया प्रयोग करें, जैसा लोगों ने तमिलनाडु में कर दिया, जैसा बिहार में किया था, जैसा कभी असम में और जैसा आंध्र प्रदेश में किया था, क्या पता वैसा कुछ प्रयोग कर दे, कौन जानता है। कंसिस्टेंसी जो है, निरंतरता जो है, वो अगर प्रशांत किशोर कायम रखते हैं तो वो बड़ा विपक्ष का एक स्पेस ले सकते हैं, सरकार के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। चलिए, सिरदर्द बन सकते हैं। तो आज हम लोगों ने विपक्ष की बात की, और हम लोग यह मानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है, उसे मजबूत होना ही चाहिए। तो बिहार के हर पक्ष की चर्चा हम लोग करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।